बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी टाइम और मैं हूं अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि गर्मी शदीद होती चली जा रही है। खैर प्रेडिक्शन तो फ़िलहाल बारिशों की कोई नहीं है। सो आगे चल के वेदर अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ खबरें भी हैं हमारे पास, आज के मेहमान भी शामिल होंगे शो में। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक दिन एक नेकी, हमारा आज का पहला सेगमेंट। तो आज का पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, हत्तल इम्कान सवाल करने से इज्तिनाब करना। लोगों से सवाल करने में एहतियात से काम लेना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला। देने वाला हाथ बेहतर होता है लेने वाले हाथ से। इसलिए हत्तल इम्कान लोगों से सवाल करने में एहतियात करनी चाहिए। अगर सवाल करना हो तो उससे सवाल करो जिसके सारी मखलूक मोहताज है, वो है मेरे अल्लाह की ज़ात। मुझे इस पर बात याद आ गई। एक शख्स किसी बादशाह के पास मांगने के लिए गया। देखा वो बादशाह नफल पढ़कर अल्लाह से मांग रहा था। वो साइल वापस आ गया। किसी ने पूछा क्यों वापस चले गए? कहा जिसके पास मांगने गया था वो ख़ुद मोहताज था, वो ख़ुद अल्लाह से मांग रहा था। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी मांगो अल्लाह से मांगो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात। और आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं, खबरें। सबसे पहले है जी, वज़ीर आज़म का नोटिस भी काम न आया, लोड शेडिंग ने लाहौरियों के छक्के छुड़ा दिए। सरकारी स्कूलों में ख़वातीन टीचर्स को सिक्योरिटी देने का फैसला। महकमा स्कूल स्कूटी देने का फैसला जी। महकमा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम पर आने वाले अखराजात और शराइत भी तय। शहर में 1 लाख मोटरसाइकिल रिक्शों को रूट परमिट देने का फैसला। और पीडीएम के दफ्तर में सैलाब से बचाव के लिए इजलास की डिटेल्स क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हैं आज की टॉप स्टोरीज। खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर उमर असलम और रिजवान नकवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। और लोड शेडिंग हर रोज़ की बुनियाद पर हो रही है। कल हमने देखा कि हमने डिस्कस किया था कि संडे को तमाम लोग परेशान नज़र आए और बावजूद छुट्टी के शहर में लोड शेडिंग हुई। अब ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन अगर कल आप लोगों ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू सुनी हो तो उन्होंने एक उम्मीद सुनाई है, ऐलान किया है। अब देखें ये ऐलान की हद तक महदूद रहता है या वाकई ही ऐसा होगा कि लोड शेडिंग ना होने के बराबर रह जाएगी। उमर आपसे आगाज़ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं आप। जो लोड शेडिंग है वो ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि 2013 से पहले के पाकिस्तान में हम एंटर हो गए। और अगरचे ये क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जाता है और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि लोड शेडिंग को कंट्रोल सिर्फ नून लीग नहीं किया था और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उन्हीं का दौरे हुकूमत है और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने परसों सैटरडे को, मुझे याद है मैं मॉडल टाउन में था, मैं उस मीटिंग के बाहर अंदर भी गया था बल्कि, या जहाँ हो रही थी, 5 घंटे का इजलास मियां शहबाज शरीफ ने की ज़ेर सदारत रहा। उठने नहीं दिया शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग के हवाले से। और उन्होंने कहा कि 2 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग नहीं होगी। कल की बात मैं आपको बताऊं, परसों संडे वाले दिन हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल के इफ्तिताह में उन्होंने कहा मैंने कह दिया है 2 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग नहीं होने देंगे। लेकिन लोड शेडिंग का ये हाल है
कि 8 से 10 घंटे लाहौर में नॉर्मल, मैं लाहौर की बात के बाद लाइट जा रही है। बज़ाहिर लग ये रहा है कि लेस्को ने इसको यूं लिया कि हर 2 घंटे बाद जो है वो लोड शेडिंग होगी। बिल्कुल आपने सही तो 12 घंटे की लोड शेडिंग है और शहरियों का बुरा हाल है। आप देखें ये लाहौर के ये हालात हैं, तो जो देही इलाके होंगे वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। यूपीएस जवाब देंगे, बैटरीज जवाब देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्डन जब यूपीएस पे पड़ेगा तो यूपीएस काम करना वो भी जवाब दे जाएंगे। 4 या 5 घंटे कैपेसिटी है। बैटरीज की कीमतों पे आप जाएं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, बैटरीज की कीमतें 30-30 हज़ार रुपये तक जा पहुंची और आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। आम आदमी के पास इसके अलावा चारा नहीं है कि वो लोड शेडिंग बर्दाश्त करे, वो अपनी कुव्वत बर्दाश्त बढ़ाए। बिल्कुल। तो हुकूमत यकसर फ्लाप नज़र आती है कि उनके पास बज़ाहिर लग रहा है कोई प्लान नहीं है। 930 मेगावाट से ज़ायद का शॉर्टफॉल है लाहौर के अंदर, 5330। तो ये इतनी जल्दी पूरा होता नज़र नहीं आता अनटिल अनलेस के कोई एमरजेंसी बुनियादों पे, कुछ जंगी बुनियादों पे, हंगामी बुनियादों पे कोई कार्रवाइयाँ की जाएँ। और इस इसके साथ साथ मैं रिलेट कर लेती हूँ, अगली खबर भी ये है कि 46 डिग्री तक टेम्परेचर रहने की पेशगोई है। तो हमारे यहाँ बिजली का इस्तेमाल जितना ज़्यादा होगा, तलब और रसद का डिफरेंस तो उतना बढ़ता जाएगा। आगे गर्मी ज़्यादा होने की पेशगोई की गई है, यानी लोग ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे और बिजली उतनी गायब रहेगी। देखें बिजली महंगी भी हो गई और बिजली आ भी नहीं रही, और लोग जो हैं इसके अलावा चारा कोई नहीं उनके पास। जाहिर है जितनी कंजप्शन है, जितना इस्तेमाल है, लोगों को भी चाहिए एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। और जो फजूल में अगर एक रूम में कोई नहीं बैठा तो वहाँ पे एसी चलाने की या पंखा चलाने की, लोग इतने समझदार तो रिजवान साहब खुद ही हो गए, हर किसी की कोशिश रिजवान रहती भाई, है बिल कम आए। जो बिजली के बिल आए ना इस दफ़ा, वो चाहे वो आपके या मेरे हों या अना के घर के हों, हर एक जो देख रहे हैं उनके इतनी ज़्यादा बिजली के बिल आ गए। आप अगर सरकारी दफातर में जाए ना, सरकारी दफातर के अंदर साहब नहीं बैठे होते, वो तो हमें खोकर साहब बताते रहते हैं कि उनके आने से पहले घर से भी वो निकलते नहीं तो वहाँ एसी चालू हो जाते हैं, एसी चालू हो जाते हैं ताकि उनके आने से पहले जो है वो रूम टेम्परेचर। आप देखें ना, जो अफसरशाही है जब वो मुख्तलिफ जगहों पे इवेंट्स पे नज़र आते हैं तो उन्होंने आज के इस 44 दर्जा हरारत में भी टाई लगाई होती है। हाँ, वो इसीलिए वो कंफर्टेबल, वो पेंट कोट इसलिए, चूंकि जब उन्होंने निकल के उन्होंने ठंडी गाड़ी में बैठना है तो उनकी वो जो उनका पेंट कोट है या फिर उनकी टाई है वो ठंडी हुई होती है। वो जाके गर्मी में खड़े भी होते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद वो नॉर्मल होते हैं, दोबारा वापस आ जाते हैं। लेकिन जो उनकी गाड़ी होती है उसमें जितनी देर वो बैठे रहते हैं वो उतनी देर गाड़ी स्टार्ट होती है अक्सर। आप ये देखें, तो ये जो शहाना खर्चे इन पे काबू पाना होगा कि जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो रहा है, फिर जो फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं वापटा के, लेस्को के जो अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, फिर बड़े बड़े जो GORs में घर हैं और बाकी जो अफसरान को, ब्यूरोक्रेसी को यूनिट्स दिए जाते हैं, उन पे कट लगाना होगा, बजाय इसके कि सारा बर्डन आप पब्लिक के ऊपर शिफ्ट करें और बिजली भी महंगी करते जाएं, फ्यूल। ज़ाहिर आपने IMF की शराइत के ऊपर जो है मुकम्मल तौर पे घुटने टेक दिए हैं। जो IMF कह रहा है वो आप करते जा रहे हैं और आपने आवाम को ज़िबा करके रख दिया महंगाई ने। इस वक्त जो है ऐसा छोटा ख़ानदान जो कि आप देखें मिनिमम वेजेस जो अनाउंस की गई हैं वो 25,000 रुपये है मजदूर की जो वेजेस हैं, जिस पे इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आता कि जी फैक्ट्रीज़ के अंदर उस पर कोई अमल दरामद हो रहा है। दूसरा लेबर डिपार्टमेंट उसमें नाकाम है और तीसरा ये है कि आप नर्क हर चीज़ के बढ़ाते चले जा रहे हैं। बिजली पहुंच से बाहर हो गई, आपने आवाम को नीम पागल कर दिया है। तो आवाम जो हैं ये आप देखें गली मोहल्लों में ये बहसें हो रही हैं, सरकारी दफातर में ये डिबेट हो रही है कि जी ये तो लेवल हो गया, जो एक PTI के ऊपर नाहली का एक धब्बा लगाया जाता था ना तजुर्बाकारी। अच्छा, इसमें बिल्कुल ये जो कह रहे हैं ना कि मुझे याद है अभी परसों शहबाज शरीफ भी एक बात कर रहे थे कि जी 2 घंटे जिसकी 10-10 घंटे लाइट नहीं आएगी वो तो पागल हो जाएगा। तो लोग तो जिस तरह रिजवान साहब कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है कि लोग तो फिर पागल ही हो रहे हैं। और जेन्युइन ये एक हकीकत बात है कि लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं ज़्यादा कि अना जब 12-14 घंटे लाइट नहीं आएगी तो फिर किस तरह आपने गुजारा। कारोबार आपके मुतासिर, स्कूल तो वैसे बंद हो गए हैं, स्टूडेंट्स कारोबार भी डैमेज हो रहा है। दूसरी जानिब जो आपकी रोज़मर्रा एक इंसान है, अगर रिजवान साहब या मैं जो देख रहे हैं लोग, वो सारा दिन काम करने के बाद उनकी सोच होती है शाम को अगर आराम करने का टाइम होता है, लाइट नहीं आ रही, मैं आपको बता रहा हूँ ना 12 घंटे तो हम कह रहे हैं इससे ज़ायद की लोड शेडिंग है। और ग्रिड स्टेशन ख़राब हो गया, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, इस तरह के इश्यूज़ यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि 10 से 12 घंटे को हम रिपोर्ट करें, लेकिन कई इलाकों में तो 16 घंटे की भी लोड शेडिंग हो रही है। तो ये जवाब दे तो शहबाज शरीफ ठीक है 5 घंटे इजलास भी कर रहे हैं, सारा कुछ, लेकिन लोग रिजल्ट मांगते हैं। और अच्छा दूसरी बात जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो
उसके मुताबिक मेरे ख्याल जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक अभी बिजली तवानाई बहरान हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने ये बात उससे अंदाज़ा लगाया था कि शहबाज शरीफ ने उस दिन ये अल्फाज कहे कि हमारे पास प्लांट्स मौजूद हैं, लेकिन जो ऑयल हमने लेना है, जो तेल मंगाना है, वो महंगा है। तो इससे फिर अंदाज़ा हुआ कि अभी आपको कुछ हालात, अल्लाह ना अगर मेरी बात गलत साबित हो, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घर लाइट आए, लोगों के घरों में लाइट आए, लेकिन लोड शेडिंग के लिए तैयार नहीं है। लोड शेडिंग के लिए तैयार है। रिजवान साहब, कल तो शाहिद खान अब्बासी साहब ने ऐलान किया है कि हम बारहा इस चीज़ का ऐलान कर रहे हैं और ये इम्प्लीमेंट भी होगा कि लोड शेडिंग ना होने के बराबर रह जाएगी। देखिए, तो क्या इसको हम उम्मीद समझें? ऐलानात तो इससे पहले जब ये हुकूमत नहीं आई थी नून लीग की और पीटीआई की गवर्नमेंट थी, ऐलानात और दावे तो पहले बहुत किए गए थे कि जी इनकी नातजुर्बाकारी की वजह से डॉलर इतना ऊपर चला गया, इनकी नातजुर्बाकारी की वजह से फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स हैं वो बढ़ गए हैं, फिर यूनिट्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पॉइंट स्कोरिंग तो पहले की जाती रही है, लेकिन प्रैक्टिकली नज़र नहीं आ रहा कि कुछ ऐसा या तो फिर आएँ आवाम के अंदर आके आवाम को बताएं कि जी इतना डिमांड है और इतनी सप्लाई है, इतनी प्रोडक्शन है, हम इतने अरसे में कोई टाइम फ्रेम दें कि जी इतने अरसे में हम लोड शेडिंग से आपकी निजात दिलवाने जा रहे हैं आपको। वो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अब ऐसे ही है कि जैसे लोगों को ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है और लोगों का जो मेमोरी है वो भी बड़ी शार्ट होती है कि लोग जल्दी भूल जाते हैं। शायद तो लोग फौरन सोशल मीडिया से क्लिप उठाते हैं और वो पुराने वो चीज़ें जो है साथ ही मेंशन कर देते हैं। खैर, बिजली ना होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में पानी भी नायाब है और रात 9-10 बजे के बाद कुछ इलाकों में गैस बिल्कुल ना होने के बराबर आती। तो ये वो मसाइल हैं जो कि आम आदमी की ज़िंदगी को मुसलसल डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन इस पर नज़रसानी नहीं की जा रही। कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है, डीजल कई पेट्रोल पंप पर नायाब है, जनरेटर में डीजल की खपत बढ़ गई है। शहर के कई पेट्रोल पंप गुज़श्ता 2 रोज़ से डीजल की सप्लाई नहीं कर रहे, शहरी परेशान हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि लाइट ना होने की वजह से जनरेटर्स का इस्तेमाल हो रहा है और डीजल गायब है। जी रिजवान साहब, आप देखें कि लोड शेडिंग का जाहिर है शहरियों ने कुछ ना कुछ मुतबादल, तो अब कल हमारे एक रिपोर्ट चल रही थी कि जो हाथ वाली पंखी है उसका रिवाज दोबारा आ गया, सबको दोबारा रिवाज आ गया। जाहिर है लोगों की मजबूरी है, जब लाइट नहीं आएगी यूपीएस जो है वो मैक्सिमम कितना चल जाएंगे, उसके बाद और डीजल मेरे ख्याल से ज़्यादा कारोबारी हज़रात इस्तेमाल कर लेते हैं जिनकी दुकानों में मजबूरी है, वो अपने कारोबार की वजह से जनरेटर चलाना होता है या दीगर उसमें जाहिर है उनका कारोबार ख़राब होता है कि शॉप्स के अंदर जो है वो सामान अगर पड़ा है वहाँ पे बैठना मुश्किल हो जाता है और फिर जो ग्राहक आते हैं उनकी दुकानदारों की दुकानदारी ख़राब होती है, उन्होंने कुछ ना कुछ मुतबादिल ऑप्शन पे जाना होता है, जिसकी वजह से फिर ये है कि जब डिमांड बढ़ती है तो पीछे से जो है वो उसकी मसनूई किल्लत पैदा कर दी जाती है और मुंह मांगे दामों पे फ़रोख्त किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो माफियाज़ हैं जो कि चीज़ों को रोक लेते हैं और मसनूई किल्लत पैदा कर देते हैं, उनके ऊपर भी चेक रखना चाहिए इंतज़ामिया को कि चीज़ें अवेलेबल हों। अब मसाइल जो हैं वो किसी तरह से हुकूमत के काबू में नहीं आ रहे और लोगों ने कुछ ना कुछ उसका मुद्दा तो ढूंढना है। गैस अवेलेबल नहीं है, ऐसे लगता है कि सर्दियों में जो है अब तो शदीद गर्मी है, उसके बावजूद जो है वो गैस भी नायाब हो गई है, गैस अक्सर इलाकों में नहीं होती है और पानी का फुकदान है। कई इलाकों में जाके आप देखें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो बंद हैं और लोग इतना अफोर्ड नहीं करते कि वो महंगा पानी बाज़ार से ख़रीदें और जो घरों में पानी आ रहा है वो पीने के काबिल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट को जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिनके बगैर गुजर बसर नहीं हो सकता, उनकी अवेलेबिलिटी यकीनी बनाने और ये जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हम बात करें यही तंग है। हम बात करते हैं जी 2 वक्त का खाना जो खाना एक आम आदमी ने और जो चीज़ें रोज़ाना की इस्तेमाल की हैं, बिजली, गैस, पानी, और ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं कि छीनी जा रही हैं। एक तो ये कहा जाता है ना जी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, थोड़ी मुश्किल, अब तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा क्योंकि कुव्वत ख़रीद लोगों की मुकम्मल तौर पर जवाब दे गई है। ब्रेक का कहा जा रहा है, हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो अगली खबर डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगली खबर हमारे पास है जी सरकारी स्कूल की टीचर्स के लिए जिनको स्कूटी देने का फैसला किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम पर आने वाले अखराजात और शराइत भी तय की गई हैं। उमर बताइएगा क्या प्रोग्राम है, इसकी डिटेल्स बताइए। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में जो असातिज़ा हैं, ख़वातीन असातिज़ा, उनको स्कूटी देने का प्लान किया गया है और इस हवाले से सिफारिशात तैयारी करने की हिदायत कर दी गई है।
मैं समझता हूँ ये अच्छा इनिशिएटिव है बिल्कुल। लेकिन क्योंकि एज बीइंग अ वुमेन आपको भी अंदाज़ा है कि वर्किंग वुमेन के अपने अपने इश्यूज़ होते हैं और ट्रांसपोर्ट जो है वो एक हमेशा से मेजर इशू रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे भी बेहतर सिस्टम ये है कि जिस तरह एक ख़वातीन के लिए एक अलहदा बस सर्विस चलाई गई थी, हमने देखा था और देखिए मैंने बसों में सफ़र किया हुआ है, मैंने वैगनों में सफ़र किया हुआ है, मैं लोगों के मसाइल उस तरह, क्योंकि हम खुद बसों में जाते थे तो देख ख़वातीन को एक जो माशरे में उनका ड्यू राइट है वो मिलना चाहिए। और जब गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे नून हो, PTI या काफ वटेवर, मतलब पीपल्स पार्टी, उनको सबको एक इस बात पे तो देखिए इन चीज़ों पे इकट्ठा रहना चाहिए। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राम करना, ख़वातीन को सहूलियात फ़राम करना, वो उनकी तरजीहात में शामिल होना चाहिए। अब इस वक्त भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये अच्छा इनिशिएटिव है, इससे जो है वो, लेकिन हमारे माशरे में देखिए सच्चाई की बुनियाद पर और उन फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए। स्कूटी अगर आप अंदरूने लाहौर की गलियों में लेकर जा रही हो तो वो पॉसिबल नहीं है ख़वातीन के लिए ऐसे इस्तेमाल करना, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन अब काफी हद तक उमर मैंने देखा है बहुत बड़ी तादाद में आप सुबह रोड पे निकले आपको 4-5 एक्सेप्टेंस होना शुरू हो गई। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि एक्सेप्टेंस जो है वो शुरू हो गई है। हमने खुद माल रोड पर देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है शहर में बहुत कम है, यानी निस्बतन वैसे आपको बसें स्पेसिफिकली ख़वातीन के लिए तो नहीं है बिल्कुल। फीडर रूट्स के ऊपर बसें बड़ी कम है, आपने मेट्रो चला दी, ऑरेंज लाइन चला दी, लेकिन जो उससे जो रूट्स को जोड़ती हैं, जो दूसरे लिंक रोड हैं उसके साथ आप फीडर रूट्स जिन्हें कहते हैं, उन पे बसें ना होने के बराबर हैं। आप जितनी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, रिक्शा अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अभी ये सिफारिश है, लेकिन सिफारिश है, तजवीज़ है। बजट में इसके लिए फ़ंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है और महकमा स्कूल एजुकेशन जो है इसकी फिजिबिलिटी बनाएगा और रेगुलेशंस तैयार करेगा कि किस तरह से स्कूल टीचर्स को ये स्कूटीज़ देनी है। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ख़वातीन को जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उनको खुद इन्हिसारी की तरफ ले जाने के लिए अच्छा इनिशिएटिव है। इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। आप देखें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है जो हालात हैं, ऐसे हालात में इंतहाई अच्छा इकदाम है कि अगर एक खातून जो है वो अपने ऊपर इन्हिसार करती है और अपने काम के ऊपर जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी। नहीं, लेकिन अब ये बात भी दुरुस्त है रिजवान भाई कि आप देखें एक्सेप्टेंस तो होना शुरू होगी है माल रोड पर, और हमने कई मकामात पर जो है वो देखा है। बजाय इसके कि आप धक्के खाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है वो आप वहाँ पे स्टॉप्स पे बैठ के 15-15 मिनट वेट करें, लोगों की नज़रों का सामना करें और परेशानी का सामना करें, उससे बेहतर है कि आप बाइज़्ज़त तरीके से, अगर ये गवर्नमेंट देती है स्कूटीज़ तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और अगर गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है वो नॉर्मल हो जाएगी और इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है जिसको नेगेटिवली डिस्कस किया जा सके। आप देखें जब पिंक बस सर्विस चलाई गई थी तो इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवरेज दी और ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बड़ा सराहा गया। मुझे याद है तब जो अभी वज़ीर आला पंजाब में मियां हमजा शहबाज, इन्होंने आर्ट क्लब के ऊपर उसका इफ्तिताह किया था और इंटरनेशनल मीडिया ने उसको स्पेस दिया और बहुत ज़्यादा कि जी ये पहला सिटी है पाकिस्तान का जिसके अंदर स्पेसिफिक ख़वातीन के लिए एक बस सर्विस चलाई गई है। लेकिन बाद में हुआ ये कि वो बस सर्विस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल्स के टाइम के ऊपर तो उसमें ख़वातीन ट्रैवल करती थी, बाद में उसमें मर्द हजरात जो है वो ट्रैवल करते हुए नज़र आए, चूँकि ऑपरेटर के अखराजात पूरे नहीं होते थे। जिसने वो बस चलाई उसने देखा कि उसका जो बजट है रनिंग एक्सपेंडिचर ही पूरा नहीं हो रहा, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हुकूमत को चाहिए सब्सिडाइज़ करे ताकि ऑपरेटर के अखराजात जो हैं अगर उसको नुकसान भी होता है तो हुकूमत उसको सहारा दे ताकि वो उसको ऑपरेट करता रहे। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू नहीं कर सकी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ये बसें चलाई थी प्राइवेट ऑपरेटर के साथ मिलके, लेकिन ये 1-2 माह चली, उसके बाद ये बसें जो हैं कहीं गायब हो गई, फिर कटारा हो गई, उसके बाद ये सड़कों पे नजर ही नहीं आई। खैर ये अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है स्कूटीज देने का। इसके साथ एक और फैसला अच्छा किया गया है, भट्टा मजदूरों के बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ बहाल करने का फैसला किया गया है। 50 करोड़ का बजट मुख्तस किया जाएगा। प्रोग्राम में पेचीदगियाँ दूर करने का हुक्म, प्रोग्राम बेहतर अंदाज में दोबारा शुरू किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये पैसे मुख्तस तो कर दिए जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये तमाम पैसे जो इसके ज़रूरतमंद लोग हैं या मुतल्लिका लोग हैं उन तक पहुँचते हैं। उमर ऐसा है ना, साबिक दौर की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जब शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत रहा है उसमें तो यकीनन वो मेक श्योर करते थे। अब 100% तो कोई भी शफाफ मंसूबा नहीं होता, लेकिन ये हुआ इस तरह था कि परसों अमजद साकिब साहब की मुलाकात हुई हॉस्पिटल की इफ्तिताही तकरीब में ही शहबाज शरीफ से, तो उन्होंने ये बताया
ऑन माइक शहबाज शरीफ को आगाह किया कि कई मंसूबे जो है वो एंडोनमेंट फंड जो था वो बंद कर दिया गया। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे नहीं पता था, बट एज़ बीइंग प्राइम मिनिस्टर में वो सारे मंसूबे जो ये हैं वो उनको सबको बहाल करेंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है मैं समझता हूँ, क्योंकि जितना राइट मेरे या आपके या देखने वालों के बच्चों का है, उतने ही भट्टा मज़दूर के बच्चों का भी है कि वो भी तालीम हासिल करें, अच्छी और बेहतर तालीम हासिल करें। हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम तालीम और स्किल देखें। तालीम खाली जो जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं वो वाली तालीम के साथ साथ स्किल एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो गई है। अगर हमारे पास कोई टेक्निकल एजुकेशन होगी किसी से भी रिलेटेड, हम इंडिया की मिसाल लेते हैं तो वो कंप्यूटर की IT की फील्ड में सब बहुत आगे चले गए हैं, और इसी तरीके से हमारे पास स्किल एजुकेशन होनी चाहिए। अब भट्टा मजदूर के अगर बच्चे पढ़ेंगे तो यकीनन उनका घर तब्दील होगा, उनके घर में खुशहाली आएगी, तो पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। तो मैं समझता हूँ जो करंट गवर्नमेंट है वो इस तरह के मामला में एटलीस्ट जो है वो, और अगर वाकई 50 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया जाता है, लेकिन ये बजट बहुत कम है मेरे ख्याल में। 50 करोड़ तो बहुत थोड़ा है। हाँ। लेकिन आप देखें का बजट जो है वो वर्कर वेलफेयर फंड के पास मौजूद होता है, या फिर पैसी जो है पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी, उनके पास फंड्स मौजूद होते हैं। इस्तेमाल होते हैं वो? इस्तेमाल नहीं होते। उसकी वजह ये है कि जब किसी मजदूर की डेथ हो जाती है तो उसकी बेवा जो है या उसके बच्चे वो रुल जाते हैं बेचारे डेथ ग्रांट लेने के लिए। कई साल उन्हें डेथ ग्रांट नहीं मिलती। अरबों रुपए के केसेस लाहौर के अंदर पेंडिंग है, बाकी अजला को छोड़ दें। उसके साथ साथ स्कॉलरशिप ग्रांट, मजदूर के बच्चे के लिए इतने फंड्स मौजूद होते हैं वर्कर वेलफेयर फंड के पास कि मजदूर का बच्चा लम्स जैसी या UMT जैसी या बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें अशराफिया के तालीमी इदारे समझा जाता है उनमें पढ़ सकता है। लेकिन वो पैसे पड़े रहते हैं। उन पैसों का इजरा करने के लिए मजदूर से रिश्वत मांगी जाती है, उसके बिल्स क्लियर करने के लिए उससे स्पीड मनी मांगी जाती है। उस बेचारे के पास नहीं होते, वो फंड्स पड़े रह जाते हैं। उसको ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन में उलझाया जाता है कि वो बेचारा दफातर के चक्कर लगा के बैक फुट पे चला जाता है, वो अपने राइट से पीछे हट जाता है। हाँ, वो नहीं मानता अपना करके बैठ जाता है कि ये चीज़ तो मुमकिन नहीं। तो आप देखें पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी की तरफ से एक पिछले दौरे हुकूमत में बुजदार गवर्नमेंट के अंदर 12 लाख मजदूरों के बैंक अकाउंट खुलवाने का एक इनिशिएटिव शुरू किया गया कि जी 12 लाख मजदूरों के बैंक अकाउंट्स खोले जाएंगे पंजाब में, और उनकी जो तनख्वाहें आएंगी वो अकाउंट में आया करेंगी ताकि मिनिमम वेजेस के कवानीन पे अमल दरामद कराया जा सके। वैसे जो फैक्ट्री ओनर है, जो मिल का मालिक है, वो मजदूर को 25,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से सैलरी नहीं देता, चूँकि आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप उस पर चेक एंड बैलेंस रखें। तो चेक रखने का जो मैकेनिज्म है वो वाया अकाउंट है कि जब उसके बैंक अकाउंट में जाएगा तो आप कभी भी उसकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट मंगवा के चेक कर सकते हैं। महकमों के पास राइट है। लेकिन हुआ ये कि चाइना की एक कंपनी के साथ ब्यूरोक्रेसी ने मुआहदा कर लिया कि जी चाइना से बैंक ऑफ पंजाब जो है वहाँ से कार्ड्स प्रिंट करवा के देगा, और उसके बाद वो मज़दूरों में कार्ड दिए जाएंगे, वही डेबिट कार्ड के तौर पे यूज़ होंगे। उसके साथ उन्होंने कोई 400 आउटलेट्स के साथ जो है मुआहदे की तशहीर की कि हम मज़दूर के लिए जो है उसको सस्ती चीज़ें, सब्सिडाइज्ड मौक़ों पे चीज़ें लेके देंगे, और फैक्ट्रीज़ के अंदर फेयर प्राइस शॉप्स बनेंगी, वहाँ से मज़दूर जो है वो सस्ती चीज़ ख़रीद सकेगा। लेकिन ये 12 लाख जो कार्ड का इजरा होना था, ये सिर्फ़ और सिर्फ महज एक इश्तहारों तक रह गया, और तशहीर करने के बाद जो है पंजाब के अभी तक किसी एक भी मज़दूर को कार्ड नहीं मिल सका। 12 लाख तो बड़ी दूर की बात है अभी तक। उसके बाद हुआ ये, गवर्नमेंट चली गई। जो साबिक कमिश्नर थे पंजाब सोशल सिक्योरिटी के बिलाल हैदर, वो क्रेडिट लेना चाहते थे साबिक वज़ीर आज़म से। वो चाहते थे कि मैं इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं वज़ीर आज़म को बुलाऊँ और उसके बाद उनसे इनॉग्रेशन कराई जाए और मज़दूरों को कार्ड्स दिए जाएँ। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये नंबर टांगने के लिए क्रेडिट लेने के चक्कर में इस मंसूबे को डिले किया, और उसके बाद जो है वो क्राइसिस पैदा हुआ, गवर्नमेंट चली गई और ये प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रह गया। नंबर टांगने तो इस मुल्क का अलमिया बन गया कि हर कोशिश होती है कि उनका नाम लग जाए साथ। असल मसला ये है कि ब्यूरोक्रेसी जब प्रेजेंटेशन देती है, जब उसको एडवर्टाइज करती है, तो दूध और शहद की नहरें बहा देते हैं कि जी हमने कमाल कर दिया। लेकिन प्रैक्टिकली उसके सम्राट जो हैं, जिस बंदे के लिए वो किया गया होता है, आम आदमी के लिए, मजदूर के लिए, फैक्ट्री वर्कर के लिए, उसको, उसके बच्चों को वो सम्राट नहीं पहुँचते, चूँकि इनका मतमा नज़र जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती तशहीर, अच्छी पोस्टिंग लेने के लिए जो है अपने पॉलिटिकल बॉसेस को जो है उसके वो चाहते हैं करना मकसद होता है। अदरवाइज जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं
कि जिस तरह से लोग आम बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है, गरीबों के बच्चों के बारे में सोचा जाता है, रियलिटी उसमें कुछ नहीं होती। रिजवान साहब मुझे ब्रेक का कह रही हैं। आयशा हम ब्रेक ले लेते, नाज़रीन वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर हमारे पास है कि शहर में 1 लाख मोटरसाइकिल रिक्शा को रूट परमिट देने का फैसला। 9 जोन्स में मोटरसाइकिल रिक्शा को अलग अलग रिंग अलॉट किए जाएंगे। आई थिंक रिंग लिखा हुआ है, खैर रंग अलॉट किए जाएंगे। ठीक है जी, उमर ये बताइएगा, इससे पहले तो रजिस्टर्ड नहीं होते थे रिक्शे, तो इस बेहंगम ट्रैफिक की सबसे बड़ी वजह ये थी। अच्छा फैसला किया गया ये। मैं समझता हूँ कि रेगुलेट करना, क्योंकि अहकामात आ गए हैं जो इस खबर के मुताबिक है कि अदालती अहकामात हैं, उसके बाद जो है अब रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान मरहला नहीं, क्योंकि 9 जोन है, लाहौर के समनाबाद जोन, दातागंज बख्श जोन, वाहगा जोन और इसी तरीके से इलामा इकबाल टाउन। लेकिन बात यह है कि इस शहर में ट्रैफिक की बेहंगम होने की असल वजह जो है ना, मैं हमेशा बात करता हूँ तजावज़ात और ये चीज़। बहुत खूबसूरत रोड और फ्लाईओवर बना दिए गए, लेकिन होता क्या, जितना कुशादा रोड बन जाता है उतनी ज़्यादा तजावज़ात। और ये इतने ज़ालिम हैं, चिंची वालों की मैं बात करूँ, ये इतने ज़ालिम हैं कि आप दाता दरबार चले जाएँ, हरबंसपुर वाली साइड पे चले जाएँ, सड़क की एक साइड अगर वो 6 रोया रोड है ना, 6 वे रोड है, 4 पे ये लेते हैं, 2 पे आपको जगह मिलेगी। और सबसे बड़ी एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है, कम उम्र ड्राइवर्स होते हैं। ये रिजवान साहब आप एग्री करेंगे, बहुत ही छोटी छोटी एज के लड़के होते हैं। उन्होंने डेक लगाए होते हैं उसके ऊपर, और जैसे जैसे म्यूजिक तेज होता है वो रेस पे जो है ना पाँव तेज कर देते हैं। और पुराने गाने 1980 मेजॉरिटी जो है वो 16-18 साल की एज के बच्चे हैं जो चला रहे हैं। और ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती, चूँकि जब उनका चालान किया जाता है वो रोते हैं, वो कहते हैं जी हमने तो अपनी फैमिलीज को संभाला हुआ है। बात अच्छा, ये है ये मिसाल भी मुझे दुनिया में किसी मुल्क में नहीं मिलती होगी कि आपके ऑटो रिक्शे चल रहे हैं, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस पर नंबर ही नहीं लगा हुआ, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिजवान साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो गाने की आवाज़ तेज़ होती है, और अच्छा वो कट मार रहे हैं, कभी आप अगर गाड़ी हम चला रहे हैं तो इधर से कट मार। सबसे बड़ा जुल्म पता है क्या करते हैं, एक रोड में अगर 6 लाइन है, हाँ। 4 पे वो हैं और 5वीं पे अच्छा टेढ़ी करके खड़े हो जाएंगे, और गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों अब, और अगर उनको कुछ कह दें तो वो बदतमीज लोग होते हैं, अनपढ़ जाहिल हैं, आप उनसे मुकाबला कर नहीं सकते। वो उन्होंने जहाँ सवारी नजर आती वहीं पे ब्रेक लगा देते हैं। हाँ। रोड के दरमियान में पीछे ट्रैफिक जैम हो जाए, उन्हें उससे कोई और उतार भी देंगे वहीं पर। हाँ। मतलब ये देखें, अच्छी बात है आप रेगुलेट करें, चूँकि लाहौर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी जो है वो किल्लत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती। जो रिक्शा स्पेशल लोग करा के जाते हैं वो अब फिजिबल नहीं है मेजॉरिटी के लिए कि जी आप 1000 रुपया रिक्शे को दें। अगर आपने कोई 20-30 किलोमीटर के फासले पे जाना है तो 1000 रुपया मांगते हैं। अब इशू ये है कि वो अपनी जगह मजबूर हैं, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो चिंगची के ऊपर जो है वो 7-8 लोगों को बिठा लेते हैं। अगर उसके अंदर जगह है 6 लोगों की तो उसके ऊपर वो 9-10 लोगों को बिठा लेते हैं। अब वो उन्होंने अपने पैसे पूरे करने, और बहुत जगहों पे तो मैंने देखा रिक्शे प्रॉपर उलट भी जाते हैं, चूँकि ये इनकी असेंबलिंग भी प्रॉपर नहीं होती। ये शादरा के करीब जो है बंद रोड के ऊपर यूनिट लगे हुए हैं जो वहीं पे मोटरसाइकिल मंगवाते हैं, जो कि रिक्शे के लिए नहीं बना होता। उसके पीछे जो है फ्रेम फिट करते हैं और वो सड़क पे ले आते हैं, ना उनके पास लाइसेंस हैं, और मेजॉरिटी के ID कार्ड नहीं बने हुए, चूँकि अभी वो अंडर एज हैं। और ट्रैफिक जो है वो कहते हैं कि जब हम इनका चालान करते हैं तो ये 100-50 बंदा इकट्ठा हो जाता है, और दूसरे ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, MAO कॉलेज चौक, सब्जाजार, समनाबाद, ठोकर न्याज, मतलब बेशुमार इलाके हैं जहाँ पे इनकी वजह से सिर्फ इतने खूबसूरत रोड। मैं हमेशा बात करता हूँ कि लाहौर दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से है, एक है, अगर सिर्फ तजावज़ात का खात्मा हो जाए और इस तरह की जो चीज़ें जो मसाइल पैदा कर रही है। खैर, इनको फौरी तौर पर जो है वो करना चाहिए, रूट परमिट देने का इनको फैसला जो किया गया है अच्छा इकदाम है, बहुत सारे मसाइल इससे हल हो जाएंगे, लेकिन इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। कम उम्र ड्राइवर्स जो इससे रिलेटेड है, चिंचे रिक्शा से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद फिर वापस आते हैं। खुश आमदीद, आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। WHO की जानिब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 6 से 9 जून तक एक बहुत ही स्पेशल वीक मनाया जा रहा है। एलर्जी से रिलेटेड ये वीक मनाया जा रहा है, और किसी भी किस्म की एलर्जी, ख़ास तौर पर हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को स्पेसिफिक मौसम की तब्दीली के साथ छींके आना शुरू हो जाती है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, या फिर मुसलसल खांसी रहना शुरू हो जाती है।
तो ये एलर्जी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसमें आपको करना क्या है, ये किस हद तक नुकसानदेह है, मुसलसल जिस शख्स को ये इशू रह रहा है उसको क्या करना चाहिए, फिर अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं डस्ट की वजह से आपको एलर्जी है या फिर किसी स्पेसिफिक स्मेल की वजह से आपको एलर्जी है, तो किस तरह से आप इसका इलाज कर सकते हैं, इसका इलाज मुमकिन है भी या नहीं है, बच्चों बड़ों में हर एज ग्रुप में इसकी केयर किस तरह से करनी है और इसके नुकसानात क्या क्या हैं और इसके साथ साथ इसका इलाज क्या है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है, ENT स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर राशिद जिया साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल डॉक्टर साहब आपका? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो WHO की जानिब से जो वीक मनाया जा रहा है इसकी कुछ डिटेल्स क्या है हमारे साथ शेयर कर दें। WHO अवेयरनेस के लिए ताकि कॉमन मैन की एजुकेशन हो जाए, इल्म रोशनी है और इसका प्रॉपर यूजेज बहुत सारी बीमारियों से, प्रॉब्लम से, इशू से हमें बचाता है। ठीक है। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतरीन की जा सकती है और पूरी दुनिया में कुछ कंट्रीज़ में तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इम्प्रूव इनॉमसली और इस सारे के लिए बार बार मुख्तलिफ बदन के मुख्तलिफ हिस्सों के वीक्स दिन मनाए जाते हैं ताकि डॉक्टर्स अपडेट अपने कम्युनिटी के साथ शेयर करें और हम सब मिलकर प्रॉब्लम को वक्त से पहले ठीक करें। ठीक है, तो ये मकसद है जी ये वीक मनाने का। अब ये जो एलर्जी है हर बंदे को हम देखते हैं, किसी को छींक आना शुरू हो जाती है, किसी के नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, किसी की आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। इसकी डिफरेंट सूरतों में ये सामने आती है, तो कुछ इसकी डिटेल्स बताएगा किस टाइप की एलर्जी हो सकती है? ये बदन हमारा सबका जिस तरह अल्लाह ने तस्वीरें डिफरेंट बनाई हैं, ये DNA बेस्ड हमारी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री अलहदा है। 4-5 बहन भाई हैं तो उनकी भी लिटिल बिट डिफरेंट है। एक बंदे को एक चीज़ माफक है, दूसरे को माफक नहीं है। एलर्जी ख़ास किस्म के एजेंट्स के एक्सपोज होने से, बाहर से एक्सपोज होने से, उसके लिए एक एलर्जन का होना, एक केमिकल का होना एनवायरनमेंट में ज़रूरी है। उसके बगैर अगर आपको छींकें आ रही हैं सिंपल पानी ठंडा पीने से, पंखे से या वैसे ही आ गई हैं किसी को याद करने से, ये एलर्जी नहीं है, ये बिल्कुल एलर्जी नहीं है। डिफरेंस कैसे पता चलेगा? एक चीज़ जो मुसलसल रिपीट हो रही है उसको एक चीज़ है जी, 3 चीज़ें जो 99% एलर्जी कर रही हैं बॉडी में, खाने से, पीने से या सांस की नालियों से, उसमें सबसे नंबर 1 देखा गया हाउस डस्ट माइट। ये 70 to 80% इसका मतलब कि हमारी इनर एनवायरनमेंट, घर की एनवायरनमेंट बहुत चेंज होनी चाहिए। हमारे जितने कारपेट्स, मैट्रेस, कर्टन समझे भरे हुए हैं, अट्टे हुए हैं, मिलियन किस्म के माइट्स, जरासीम इसमें फुटबॉल खेल रहे हैं हमारे साथ। ये जो जर्म्स हैं ये बहुत इजीली वैनिश किए जा सकते हैं, ख़त्म किए जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा एलर्जी सांस की नालियों की, नज़लों, आँख की, गले की, हाउस डस्ट माइट, इसकी बहुत सारी किस्में हैं। ये सबसे बड़ा जरासीम है, ये मैग्नीफायर से देखा जा सकता है। इसका मतलब हमें मैट्रेस की बहुत केयर करनी है, जो पड़ा है अंदर और पड़ा है इसको बार बार धूप से एक्सपोज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने वेंटिलेटेड रखना, बंद कमरे, बिल्कुल उसमें हवा का आमदोरफ्त नहीं है, सनलाइट कभी भी नहीं उसके आसपास से गुजरी। यहाँ पे चांस माइट्स का बहुत ज़्यादा। उससे कम जो हैं वो पोलन, घर में रखे हुए पेट्स, कॉकरोचेस की ड्रॉपिंग्स, ये हैं जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं। इनको एक्सपोज ना हुआ जाए तो एलर्जी नहीं हो सकती। और अब ये देखा गया है, जो सबसे बड़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज है WHO का, कि ये चेन ऑफ रिएक्शन है। वही एजेंट हैं जो नाक की एलर्जी करते हैं, सेम एजेंट हैं जो दमा करते हैं। पॉजिटिव एजेंट्स जो काज कर रहे हैं वो भी वही हैं, और आगे जाके रिएक्शन बॉडी में देखा गया है कि टिश्यू को जाके नोज़ में देखा जाए या चेस्ट में तो रिएक्शन इज़ द सेम। उसमें जो तब्दीली आई है, उसमें एबनॉर्मल चेंज जो आई है वो एक जैसी है। इसका मतलब कि इस अगर हम निप द इविल इन द बड करें, जैसे हम कहें कि बच्चा आपका छोटी सी गलती बार बार कर रहा है, तो बजाय इसके कल गली में करे और परसों सोसाइटी के लिए मसला बन जाए, लेट अस स्टॉप इट एट होम। सो वी शुड बी रोल मॉडल्स। हमें नोज़ को जब भी ऑफिस पहुँचे, क्योंकि हम एक अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में एक बहुत बड़ा मसला पोल्यूशन का, और पोल्यूशन
मैडम इसको मल्टीप्लाई कर देती है एलर्जी को, सही, प्लस नहीं करती, मैनी गुना इसको, मैनी टाइम्स इट्स इंक्रीज। सही। सो जब भी ऑफिस जाएं तो पहला काम हैंड वॉश, नोज़ फ्लश, गला फ्लश, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है। साफ़ पानी जितना ज़्यादा पड़े, एलर्जन से बचेंगे, पॉल्यूशन से बचेंगे, हम एक अच्छे शहरी होंगे। आपकी स्माइल ही, आपका स्पेस देना ही सोसाइटी को बिल्टअप करता है। सही। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि नाक, कान और गला, ये चीज़ें तीनों लिंक्ड हैं। एक में मसला हो तो आपका गला भी ख़राब हो जाता है, अगर ज़ुकाम है तो आंखों से भी पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो केयर कैसे करनी है इसकी? केयर बड़ी सादा जी, हम सब कनेक्टेड, हार्ट से भी कनेक्टेड होना चाहिए। सो हमारी पोल्यूशन जो एनवायरनमेंट है, एम्बियंस है, माहौल है, वो तो सर्टनली कनेक्टेड है। ये जो डेंगू फैला, उसके बाद ये जो इतना बड़ा अजाब आया कोविड का, एंड कायनात ने यही सीखा कि चंद ABC सीख ली जाए। जिसको छींकें खांसी आ रही है वो साहब तो फ़र्ज़ है कि मास्क लगाए, उसने हैंड वॉश ज़्यादा करना, डॉक्टर्स नर्सेज ने और ज़्यादा करना, क्योंकि वो एक पेशेंट को टच करते हैं तो 10 में से एक को सीरियस बीमारी हो सकती है। इफ़ दे वांट केयर दे विल बी अ काज ऑफ स्प्रेड। घरों में हमने सिंपल सी चीज़ों से, मैट्रेस, चीज़ें, स्टोर, उनकी आए दिन सफाई करें। अब जब सफाई करें तो ज़रूर मास्क लगाएं, या दुपट्टा ही अच्छे तरीके से लपेट लें, या वेट चीज़ से करें, या सक्शन यूज़ करें जो आप तक नहीं आ रही। आजकल बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे हम, एयर प्योरीफायर्स, एयर फिल्टर्स, बहुत फाइन एयर फिल्टर्स इन्हीं स्प्लिट में, AC में, ये बहुत हद तक एलर्जी से, पोल्यूशन से बचाते हैं। सही। अच्छा जी डॉक्टर साहब बताइएगा, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में अगर एलर्जी के सिम्टम्स हैं तो इसका इलाज क्या है? और अगर आप इलाज नहीं करा रहे, बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, फॉर द टाइम बिंग आपने मेडिसिन खाई, वो ठीक हो गया, रिपीट होती जाए, कितना नुकसानदेह, इम्यूनिटी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है? एलर्जी का सबसे ज़्यादा चांस इंसिडेंस होता है 25 साल से पहले। ठीक है। जो एज ज़्यादा होती चांस कम हो जाता है। ठीक है। और जिनको नोज़ की एलर्जी होगी, आइज़ की एलर्जी होगी, इन लोगों को ज़िंदगी के ख़ास हिस्से बाद दमा ज़रूर होगा। अच्छा। अगर आप नाक और इनकी आँख की एलर्जी को शुरू में रोक लेंगे, स्पेशली एलर्जिक राइनाइटिस को, एलर्जी ऑफ नोज़ को, तो 90% चांस है कि एलर्जिक एस्थमा आपको नहीं होगा। इसका मतलब सादा ज़ुबान में ये समझा जाए कि नाक बंद नहीं रहना चाहिए किसी भी। अगर आपका नाक थोड़ा थोड़ा बंद होता है, आप खराटे लेते हैं, आपका बच्चा रात को हिलता बहुत है, छोटी छोटी आवाज़ें आती हैं, बैलिस्टिक मूवमेंट है, कहते डर जाता है, बेड इनकॉन्टीनेंस हो रही है, बेड वेटिंग हो रही है, बच्चा बार बार यूरिन कर देता है बेड पे ही, ये वो अलामात हैं जो बताती हैं कि नाक का रास्ता किसी मरहले पे बंद। इसका इलाज 100% मुमकिन है, 100% इसको शुरू में ठीक किया जा सकता है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उसके लिए आजकल तो बच्चा पैदा होता है तो सिंपल पानी लेके उसको सेलाइन बना लें, 1 गिलास में ½ टीस्पून टेबल साल्ट डाल लें, ये सेलाइन हो, ये हम थ्रू एंड थ्रू नोज से गुजार सकते हैं। बच्चे के ड्रॉपर फार्म में डाल लें, सिरिंज ले लें, सुई उतार लें, उससे डाल लें, खुद करना है फ्लश कर लें। ये एक आइडियल वे है किसी भी किस्म की पोल्यूशन को और बड़ी बीमारियों को थ्रू एंड थ्रू बचाने का। अगर नाक खुला रहेगा, बेशक आपको गोली लेनी पड़े, बेशक आपको वक्ती तौर पे स्प्रे करना पड़े, नाक बंद के साथ आपने सोना नहीं। आप 5 मिनट एक्सरसाइज कर लें, कोई हेक्टिक एक्सरसाइज जिससे आप थोड़ा पसीना आ जाता है, सांस ऊपर नीचे हो जाता है, दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ ओपनिंग द नोज। नोज शुड रिमेन ओपन, नॉट ओपन, इट शुड बी लाइक ए मोटरवे। हर किस्म की एलर्जी का इलाज है, क्योंकि कहा जाता है कि अब जब एक दफ़ा एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई है तो ये आपको बार बार डिस्टर्ब करेगी। जब एक स्पेसिफिक पोलन एलर्जी जिन लोगों को होती है, जब वो दोबारा सीज़न आता है तो देखते हैं हम कि उनको ज़रूरत होती है इलाज। ये बड़ी सही बात आपने पॉइंट आउट की है कि एलर्जी जो है, इसकी लिटिल बिट एलर्जी वास्ट में, जो अप टू 40% पॉपुलेशन में थोड़ी बहुत एलर्जी है। सिर्फ 5% लोगों को एटॉपिक हैं, बहुत सीवियर, उनको नाक की एलर्जी भी है, उनको गले की भी है, उनको एस्थमा भी है, वो छोटी सी चीज़ गलत खा लें उनको,
तप्पड़ बन जाते हैं, व्हील फॉर्मेशन हो जाता है। ये हैं जो हाईली एक्सपोज लोग जिन्होंने टैबलेट्स भी लेनी है, जिनको एलर्जी की टैबलेट भी मुख्तलिफ चेंज करके ऑन एंड ऑफ लेना है, और एहतियात भी करना है कि जिन चीज़ों से एलर्जी होती है वो हिस्ट्री में वाज़े होता है। ब्लड टेस्ट 2 मौजूद हैं जो एग्जैक्टली बता देते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी कंफर्म हो जाती है। स्किन स्क्रैच टेस्ट है वो बिल्कुल बता देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑलमोस्ट कंट्रोलेबल बीमारी, और जिन फैमिलीज़ में है और बार बार है उनको एहतियात ज़्यादा करनी है, अवॉइड करना है कज़न मैरिजेस को। ये जेनेटिक भी होती है डॉक्टर? ये जेनेटिक्स का इसमें बहुत बड़ा कंट्रोल। ठीक है। अगर 2-3 फैमिलीज़ में पेरेंट्स में चाह रही है तो चांसेस हैं कि आगे चल के ये फैमिली में ट्रांसमिशन होगी। ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बता दीजिएगा, बचपन में जिन लोगों को मुसलसल ये इशू रहता है, थ्रू आउट लाइफ फिर उनको मेडिसिन पे रहना पड़ता है? ये बात सही नहीं है कि जिसको एलर्जी बचपन में है उसको सारा उम्र रहेगी। ये अंडुलेट करती है, चेंज होती रहती है, मैनी टाइम वेनिश भी हो जाती है। लेकिन बच्चों में एलर्जी की बड़ी 2 वजूहात जो हैं, जितना ज़्यादा आप नेचुरल डाइट पे बच्चे को रखेंगे, सिंपल डाइट पे रखेंगे, मदर फीड पे रखेंगे, अर्ली वीनिंग की तरफ जाएंगे, सॉफ्ट डाइट जल्दी स्टार्ट करेंगे, सिर्फ क्लीनलीनेस चाहिए, बच्चे के हाथ बार बार धोएं, नोज़ में साफ़ पानी से फ्लश करें, सेलाइन ड्रॉप्स दिए जाते हैं वो ज़रूर नाक में बच्चे को फीड से पहले डालें। डायरेक्ट नाक में डालने? जी, नाक में डालने हैं अपनी फीड लेने से पहले, दूध पिलाने से पहले, ताकि दौरान सक्लिंग, दूध पीने के दौरान नोज़ बंद ना हो, क्योंकि उसने सांस भी लेनी, और थोड़े थोड़े वक्फे से। अदरवाइज नेबुलाइज की भी ऑप्शन आपके पास है? नेबुलाइज तो आप हर बच्चे को ज़रूरत नहीं है। जिनको स्वीयर एलर्जी है, नाक बंद है, फ्लेम नहीं निकल रही, चेस्ट का भी प्रॉब्लम है, सिंपल दवाई से ठीक नहीं हो रहा, सर्टनली नेबुलाइज़र बेस्ट तरीका है स्टीम का। ठीक है। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। ठीक है। तो ज़रूरी ये है कि हम ब्रेस्ट फीड को प्रमोट करें। कोशिश हम ये करें कि जो बेबी फार्मूला, मुख्तलिफ़ किस्म की आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, फीडर का इस्तेमाल है। फीडर का इस्तेमाल बहुत सारी इन्फेक्शंस और एलर्जी को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। अगर हम फीडर बहुत कम टाइम के लिए दें, बैठा के दें, और फीडिंग के दौरान बच्चे को सोने ना दें, तो इसका मतलब ये मदर तो रोल मॉडल है, ये मदर है बेस्ट मदर। ये वो है जो सोसाइटी बिल्ट अप कर रही। अगर बच्चा मेड के एक्सपेंस पे है, बच्चा लेट के दूध पी रहा है और नींद के मज़े भी ले रहा है, इसकी नाक कान की इन्फेक्शन, नाक की इन्फेक्शन और ख़ास तौर पर चेस्ट की इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो सकती। सही। और यही बच्चे हैं जो मादाम 70% आगे चल के गले के ऑपरेशन भी करवाएंगे और ब्रेसेस भी लगवाएंगे। दांत टेढ़े होने की भी एक बड़ी वजह लंबी देर चूसनी या ये फीडर है। अच्छा जी, ये मुसलसल आंखों से जिनके पानी बहता है उनको क्या कहना चाहेंगे? आँखों में इरिटेशन, आँखों में पानी आना, एलर्जी, पॉल्यूशन मेन वजह है इसकी। मुश्किल तौर पे अगर आपकी डाइट ठीक है, आप हैंड वॉश करते हैं, आइज़ फ्लश करते हैं, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी आइज़ रेड रहती हैं, उसके साथ छींकें भी आती हैं और अक्सर आती हैं, जब भी आइज़ में इरिटेशन हुई, वाटरी आई, साथ ही आपका नोज़ वाटरी हो गया, इसको हम बोलते हैं हे फीवर। एलर्जिक राइनाइटिस की जो सीवियर फॉर्म है ये वो है। इसका मतलब कि इस बंदी को तो डेफिनेटली एलर्जी की गोली भी लेनी है, नोज़ बंद नहीं होने देना, अपने आई स्पेशलिस्ट को ऑन एंड ऑफ ज़रूर मिलना है, अपने ENT के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं ताकि शुरू में ही ये कंट्रोल हो जाए। बीमारियों को बहुत हद तक 0 लाइन के आसपास रोका जा सकता है। जब वो अग्रेसिवली आगे चले जाती हैं, दमा भी साथ हो गया है और बॉडी और भी लाइफ लिमिटिंग फैक्टर हो गया है, तो अब आपने देर कर दी, बट देयर इज़ नेवर टू लेट। सही। डॉक्टर साहब, मैसेज चाहिए देखने वालों के लिए, क्या मैसेज देना चाहिए? बड़ा सिंपल है जी कि हमें अपनी लाइफ को और सिंपल करें, लोगों को स्पेस दें। जितना आप स्माइल करेंगे, ये सुन्नत भी है, इससे एक अच्छी सोसाइटी भी डेवलप होगी। हमें अच्छे पाकिस्तानी बनने के लिए दूसरों की रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना,
यही बेहतरीन तरीका है। सही, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? आप मुस्कुराते रहें, दूसरों में मुस्कुराहटे बांधते रहें, खुश भी रहेंगे और खुश रखेंगे भी लोगों को। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के हिस्से में हम सेगमेंट्स शुरू करेंगे। सेगमेंट्स में सबसे पहले आज शामिल करते हैं आज की हेल्थ टिप क्या होगी। आज का सेगमेंट जिसमें हम आपको बताएंगे आज की हेल्थ टिप क्या है। सुलाफे हमें ज्वाइन कर रही हैं जो कि बताएंगी कि आज की टिप क्या है। जी, ओवर टू यू सुलाफे। जी अना, आज हम बात करने वाले हैं एंटी एजिंग योगा की, जो कि सबका फेवरेट टॉपिक होता है कि हम एज करें लेकिन स्लोली, या अपनी एज से हम 10 साल कम नज़र आएंगे। पॉसिबल होता है, पर इसमें चंद चीज़ें होती हैं, जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पर हमें ज़रा ध्यान देना होता है। आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आप बहुत जल्दी एज करेंगे। अगर आप पानी कम पीते हैं तो वो आपकी स्किन पर आएगा। अगर आप नींद कम लेते हैं और आपको लगता है कि कम सोने से मैं सुपर नेचुरल हो जाऊंगी, तो क्या होगा, आप एज ज़्यादा करना शुरू हो जाएंगे। तो आपको नींद अपनी पूरी करनी है। और अगर हम जंक फूड खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी, चूँकि वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए ऑर्गेनिक नहीं है और हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो वो भी आपके फेस पर आना शुरू होगी और आपके सिस्टम को ख़राब करना शुरू कर देगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन चीज़ों से दूर रहना होगा। लाइफ को स्ट्रेस फ्री करने के लिए क्या करना है, स्ट्रेस कभी भी ख़त्म नहीं होगा, आपको सिर्फ उसको मैनेज करना आना चाहिए। इसके अलावा आप करेंगे योगा और अपने आप को कहेंगे कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, दैट्स इट। या आई एम फुल ऑफ यूथफुल एनर्जी। आप एज इज़ जस्ट अ नंबर, जैसा आप फील करेंगे वैसा आप सामने नज़र आएंगे, वही आप रिफ्लेक्ट करेंगे अपने इन्वायरमेंट में। अब एक्सरसाइज आपको क्या करनी होगी उसके लिए, या योगा आपको क्या करना होगा, उसमें होगी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। करना क्या है, आपने अपनी लेग्स को नॉर्मल जितना आप वाइड कर सकते हैं आपने किया। उसके बाद हम अपनी स्ट्रेचिंग करेंगे। किस तरीके से, आपने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद अपने हाथों को इस तरीके से आप स्ट्रेच आउट करेंगे। कुछ देर यहाँ पर सांस को रिटेन करेंगे, 3 सेकेंड्स। अगर आप एस्थमेटिक हैं तो आप इसको करते हुए ज़रा थोड़ा सा ख्याल करें। उसके बाद एक्सेल, सिंपल, आपने इनहेल किया एंड एक्सेल। अगर आप इसको थोड़ा सा इंटेंस बनाना चाहते हैं कि तो आसान है, एंटी एजिंग के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने अपनी काफ्स को थोड़ा सा रेज़ करना है। काफ्स को रेज़ किया और हल्का सा रेज़ करने के बाद इनहेल एंड एक्सेल, काफ्स को उधर ही आपने नॉर्मल अपनी पोजीशन में ले आए। अगेन इनहेल एंड एक्सेल। आप इसको बहुत स्लोली परफॉर्म करेंगे। रिमेंबर, आप इसे बहुत स्लो परफॉर्म करेंगे। सेकंड चीज़ क्या होगी, गॉडेस पोज हम इसको कहते हैं। आपने सिर्फ एक, जिस तरह हम सुमो स्क्वाट में जाते हैं, सिंपल उसी तरीके से आप स्क्वाट में गए, बट अपनी लेग्स जो हैं आपने इस तरीके से रखनी है और होल्ड करना है। हाथ अपने यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, एज यू विश। अब आपने इस तरीके से रहकर यहाँ पर होल्ड करना है। चाहे तो आप अपनी हील्स को उठा सकते हैं या यहाँ पर होल्ड करेंगे। आंखें आप अगर बंद करेंगे तो आपका बैलेंस अच्छा हो जाएगा, बट शुरू में इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आपने 30 सेकंड्स का होल्ड यहाँ पर करना है। आपने वार्म अप किया हुआ है, 30 सेकंड्स का होल्ड किया, उसके बाद आपने इसको रिलीज़ किया। इफ़ यू आर अ बिगिनर तो 15 सेकंड से आप इसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अब हमारी एक्सरसाइजेज आएंगी फ्लोर की, जो हमारा फेवरेट काम है। अब हम आएंगे फ्लोर पर। उसमें आकर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप आराम से बैठेंगे, अपना स्टांस लेंगे। आराम से बैठने के बाद आपने क्या करना है, एंटी एजिंग की जब भी हम बात करते हैं तो जितनी एक्सरसाइजेज जो आपके फॉरवर्ड बेंड्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। चाहे वो एक सिंपल आप बेंड हो रहे हैं या सिंपल आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसमें सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, बैक स्ट्रेच। सबसे आसान, आपने इनहेल किया, एक्सेल किया। अब जहाँ तक आप जा सकते हैं, या आपकी अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपनी टोज़ को टच कर सकते हैं तब भी हो सकता है, या आपने सिंपल अपने हाथ यहाँ रखे और आपने अपनी नेक को थोड़ा सा नीचे कर देना और इस पॉस्चर में आपने 30 सेकंड तक रहना है। इफ़ यू आर बिगिनर तो 15 सेकंड से स्टार्ट करेंगे और 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहरा सकते हो और सुकून से आराम से आपने इसको रिलीज़ करना है। रिमेंबर, अगर आपको सायाटिका का इशू चल रहा है तो आप इसको करते हुए एहतियात करेंगे कि ज़्यादा खुद को आगे आप पुश नहीं करेंगे। जब भी हम एंटी एजिंग की बात करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होती है रिवर्स प्लैंक, बिकॉज आपकी एज को रिवर्स करने के लिए बहुत आपकी हेल्प करेगा।
आपने यहाँ पर अपने हाथों को रखा, अगर ये आपके लिए इंटेंस हो तो आप इसकी वेरिएशन भी कर सकते हैं। आपने अपने हाथों को यहाँ रखा और अपनी पूरी बॉडी को इस तरीके से रेज करना है, यहाँ पर इस तरह से लिफ्ट कर दिया और नेक को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दिया। इस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म करें। इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आपने इसको 15 सेकंड्स तक परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको एडवांस लेकर जाना चाहते हैं तो 30 सेकंड से लेकर आप 1 मिनट तक इसको दोहरा सकते हैं। नॉर्मली जो लोग साइड स्ट्रेच पसंद करते हैं आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, या योग मुद्रा जिसे हम कहते हैं, अपने हाथों को आप यहाँ पर इस तरह से लॉक करेंगे। यहाँ पर आपने लॉक किया, इनहेल किया। इनहेल करने के बाद जैसे ही आप एक्सहेल करेंगे तो अपने एक नी पर यहाँ पर आप इसको टच करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इस तरह से आपने इसको टच करना है। अगर आप बेंड करना चाहते हैं फॉरवर्ड तो चाहे तो आपको योगा ब्लॉक या कोई भी आप क्वेश्चन रख सकते हैं तो आप आगे इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ नीज पर भी इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज आपको बेनिफिट्स देगी, जो कि होगा आपका एंटी एजिंग योगा। इसके अलावा आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी जिसे हम कहते हैं स्वॉलो योर ब्रेथ। लोग सुनकर बहुत हैरान होते हैं, स्वॉलो योर ब्रेथ वो किस तरह से होगा? आपने इनहेल किया, स्वॉलो एंड एक्सहेल, अगेन इनहेल, स्वॉलो एंड एक्सहेल। ये चीज़ अगर आप दिन में 10 दफ़ा दोहराते हैं एक साथ तो आप फील करेंगे कि जो चेहरे पर आपके जो एज के असरात नज़र आ रहे थे वो कम होना शुरू हो जाएंगे और आपको किसी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की उस तरह से ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साथ चलती हैं, लेकिन ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा और आपके स्ट्रेस को भी रिलीज़ करेगा और आपके सिस्टम को अलाइन करने में भी हेल्प करेगा। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी जो कि आपकी एज को रिवर्स करने के लिए हैं या 10 साल अपनी उम्र से कम नज़र आने के लिए हैं। और हम ख़वातीन को स्पेशली ये बहुत अच्छा लगता है कॉम्प्लीमेंट जब उनको ये कहा जाता है कि तुम अपनी उम्र से बहुत छोटी नज़र आती हो, तो ये तो उनका एक फेवरेट सेंटेंस बन जाता है जिसे वो कॉम्प्लीमेंट बहुत ही आराम से उसको एक्सेप्ट करती हैं। तो ये एक्सरसाइजेज आपके लिए बेनिफिट्स लेकर आएंगी अगर आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। मेरी तरफ से आपको एंटी एजिंग की इस जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस। सो बहुत सारे लोग अब ये जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं अपनी एज से कम नज़र आऊँ, ना सिर्फ ख़वातीन, हम तो मर्द हजरात भी अपनी एज एग्जैक्ट नहीं बताते हैं। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद जी सुलाफ़े हमें कुछ नई टिप्स भी बताती रहेंगी, उसके लिए आपको हमारे साथ ही रहना है। फ़िलहाल एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट हमारे साथ ही रहेंगे। खुश आमदीद आपको एक बार फिर शो में कहेंगे। मौसम की सूरत हाल जानिए। लोड शेडिंग का सिलसिला भी शहर में जारी है और इसके साथ साथ मौसम भी शदीद गर्म है। मायदा की तरफ इस वक्त चलते हैं, बाहर मौजूद हैं तो बाहर का टेम्परेचर कैसा है वो हमें बताएंगी और आज प्रेडिक्शन क्या की गई है। जी मायदा कहिए, इस वक्त मौसम कैसा है बाहर? गर्मी कितनी है, कितनी महसूस हो रही है? क्योंकि हो ऐसे रहा है कि एक्चुअली जो टेम्परेचर होता है उससे डबल ट्रिपल महसूस हो रहा होता है लोड शेडिंग की वजह से, और बाहर अगर आप मौजूद हो तो वो दूसरी सूरत हाल होती है। बताइए इस वक्त क्या हालात है बाइक के? हाँ जी बिल्कुल है ना। अगर मौसम की हम बात करें तो मौसम का आप ना ही पूछें तो वो बेहतर है। शदीद गर्मी की शिद्दत जो है इस टाइम महसूस की जा रही है। उसके साथ जो है सूरज अगर हम ये कहें कि सवा नेज़े पे है तो ये कहना गलत नहीं होगा। सूरज जो है इस टाइम शहर भर में जो है कहर बरसाती हुई गर्मी जो है इस टाइम शहरी जो है इसको फील कर रहे हैं। आप मुझे भी देख सकते हैं यहाँ पर खड़ा होना इस कदर महाल है। महकमा मौसमियात की जानिब से अभी आधा दिन भी नहीं गुजरा है और टेम्परेचर जो है महकमा मौसमियात की जानिब से अभी जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बायस यहाँ धूप में एक सेकंड के लिए खड़ा होना भी महाल है। तेज़ किरणें हैं धूप की जिसके बायस से शहरियों को भी खासी मुश्किलात का सामना है। आप देख सकते हैं मेरे अकब में अगर आपको नज़र आ रहा हो तो रोड्स पर भी जो है उस तरह से रश देखने में नहीं नज़र आ रहा। लोग भी जो है वो एहतियात कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो है महकमा मौसमियात की जानिब से आज जो प्रेडिक्शन जाहिर की गई है दर्जा हरारत जाने के जहाँ तक अमकानात जाहिर किए जा रहे हैं वो 46 से 47 तक जो है वो अमकानात जाहिर किए। लेकिन उसी के साथ साथ जहाँ गर्मी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है, धूप में हम नहीं खड़े हो सकते, तो दूसरी जानिब जो है लोड शेडिंग से के सताए लोग जो है उससे भी परेशान है। अच्छा मायदा, आपने ये तो बता दिया कि मैक्सिमम टेम्परेचर 46 तक जाने का कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से, तो कुछ बताया गया कि आने वाले दिनों में बारिशों के भी इम्कानात हैं कि गर्मी ही बढ़ेगी?
नहीं है ना। बारिशों की अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो है आइंदा हफ्ते में भी और 24 घंटे में तो जो है बारिश के अमकानात बिल्कुल जाहिर नहीं किए गए हैं, जिसके बायस से गर्मी जो है इसी तरह से बरकरार रहेगी। टेम्परेचर में जो है वो रोज़ इजाफा देखने में नजर आएगा और ये बढ़ता टेम्परेचर जो है हमारे शहरियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बाहर धूप की शिद्दत जो है वो इस कदर तेज़ है जिसके जो है वो शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है। ठीक है जी मायदा, आप हमारे साथ मौजूद थी, थैंक यू सो मच। शदीद गर्मी है इस वक्त शहर में और 46 तक मैक्सिमम टेम्परेचर कहा जा रहा है, प्रेडिक्शन ये की जा रही है। सो वो लोग जो कि ज़रूरी कामों से घरों को निकल रहे हैं, बार बार हम अपने मुतल्लिका डॉक्टर्स को इनवाइट करते रहते हैं, आप सर मुंह ढांप के निकलें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए आपके पास कुदरती फल मौजूद हैं, जूसेस का इस्तेमाल करें और अपने आप को महफूज रखें। साथ ही साथ जैसे कि भी डॉक्टर राशिद ज़िया साहब ने कहा कि बाहर से जब भी आप आ रहे हैं अपना नोज़ और गला अच्छी तरह से फ्लश करें, थोड़ा सा गर्म पानी का इस्तेमाल कर लें, अच्छी तरह से वज़ू की सूरत पे जिस तरह से हम अपने नोज़ को फ्लश करते हैं उस तरह से करें तो आप नाक गले के अमराज से भी बच सकेंगे। ये डस्ट जो है ये भी इससे भी छुटकारा हासिल होगा। दूसरा, गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए बाहर जाते हुए ज़रूर अम्ब्रेला का या सर ढांप के जाइए, अदरवाइज़ आने वाले दिनों में तो मज़ीद गर्मी की प्रेडिक्शन की जा रही है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। सेगमेंट्स में आगे बढ़ेंगे। हमारे पास हैं जी मोबाइल रेट। सैमसंग के आज डिफरेंट मॉडल हैं। पहला मोबाइल है सैमसंग A32 मोबाइल। प्राइस इसकी अगर आपने ख़रीदना है 43,999 रुपीज़, 43,999। सैमसंग A22 मोबाइल है जी 37,999 रुपये का। इसी तरह सैमसंग A31 मोबाइल है और ये आपको मिलेगा 36,999 यानी 36,999। सैमसंग A20 मोबाइल है 28,500 रुपये का। सो मोबाइल हमारे होंगे कंप्लीट। मोबाइल रेट्स के बाद सब्जियों के रेट जानेंगे आज के भाव में। बढ़ते हैं कलीम की तरफ। मार्केट में इस वक्त मौजूद है, ओपन मार्केट के रेट हमें वो बताएंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल, दीगर खुर्दनोश अशिया की कीमतों के साथ साथ जो सब्जी की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें करने लगी हैं और हुकूमत का गरीब आवाम को रिलीफ देने का जो वादा था वो वफा ना हो सका। और इसके अलावा अगर बात करें कि दीगर जो सब्जियां हैं आज के रेट पर किस रेट पर फ़रोख्त हो रही हैं मार्केट के अंदर, तो जो आलू कच्चा नया है उसकी सरकारी कीमत 47 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 55 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें अदरक चाइना की तो इसकी सरकारी कीमत 155 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 160 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन चाइना 195 रुपये और जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 200-205 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें घिया कद्दू की तो इसकी जो सरकारी कीमत है वो 40 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 45 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। और जो बैंगन है ये 85 रुपये की बजाय 95 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद खीरा देसी जो है ये 60 की बजाय 70 से 75 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। फूल गोभी की अगर बात करें तो इसकी जो सरकारी कीमत है वो 70 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर ये 75 से 80 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। जबकि शलजम की बात करें तो 75 रुपये की बजाय ये 80 से 85 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। अरबी की बात करें तो 105 की बजाय 115 की बजाय जो इसकी कीमत है यहाँ पर जो फ़रोख्त हो रही है वो 120 से 125 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा जो मुतअद्दिद दीगर सब्जियाँ हैं उसकी कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है और मुसलसल 1 या 2 या 5 रुपये तक जो इजाफा है सब्जियों की कीमतों में वो होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो मतवस्त तबका है वो परेशान दिखाई दे रहा है। और उनका कहना है कि हुकूमत इक़्तिदार के अंदर जो वादा करके आई थी आवाम के साथ वो वादा पूरा करे और गरीब आवाम को रिलीफ दे, ताकि जो गरीब आवाम है वो सब्जियां खाकर गुजारा कर सके और उनकी जो ज़िंदगी है वो मुश्किलात से जो 2-4 हैं वो आसान हो सके। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सब्जियों की कीमतें बताई, लोगों की मुश्किलात भी बता दी साथ ही साथ, क्योंकि आप जब मार्केट में खड़े हैं लोग आ रहे हैं तो पूछते हैं लोग भाई कि हम तो बार बार मुतालबा कर रहे हैं फिर भी कीमतें नहीं बढ़ी। खैर अभी हमने बढ़ना है जी मीट रेट्स की तरफ। अगर आप जाएंगे ज़ेनत शॉप पे बीफ पर केजी मिलेगा 749, बीफ मिन्स मिलेगा 935 935 रुपये किलो में। मटन आपको मिलेगा 1793 1793 और मटन मिन्स 1898 रुपये किलो में।
चिकन रेट, जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक आपको मिलेगी 264, बना हुआ गोश्त 383 रुपीज़ में। एग रेट्स है रिटेल प्राइस के मुताबिक आप खरीदारी कर सकते हैं। अंडों की 176 रुपये दर्जन में, और होलसेल पे जाएंगे 2 रुपये की बचत के साथ 174 रुपये दर्जन। इसी के साथ ही रेट लिस्ट हमारी कंप्लीट हुई, प्रोग्राम का वक्त भी कंप्लीट हुआ। आपकी और हमारी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पे नए टॉपिक और नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।